बैक इन मैथमेटिक्स क्लासेज इन अप्लाइड साइंस क्लासेज। आज हम लोग मैथमेटिक्स के इस पार्ट में क्लास 12 के लिए बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू किए थे। उसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करते हुए हम लोग कुछ इक्वेशन बनाए थे, कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी देखे थे। तो उसी का एक सेकंड पार्ट हम बना रहे हैं। सेकंड पार्ट में 2-3 हम सेलेक्टेड क्वेश्चन दे देंगे जो आप आसानी से बना सकते हैं और एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या उस टाइप से रिलेटेड पूछे जाते हैं। जैसे एक आपका प्रिंसिपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड बात होता है तो उसको हम समझ लेते हैं। तो एक समझ लेंगे तो उसी मेथड पर आप प्रिंसिपल से रिलेटेड या टाइम से रिलेटेड भी बना सकते हैं, या हम रेट से रिलेटेड बनाए हुए हैं। और इसके बाद एक और बैक्टीरिया के कल्चर से रिलेटेड होता है तो उसकी बात भी हम लोग कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है 9.4 का कि इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ़ ₹100 डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर्स। तो यहाँ log 2 का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में कभी जैसे R% दे दिया गया है तो टाइम आपका दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट नहीं भी रहता तो P आप मान लेते सीधे, डबल ट्रिपल करेगा तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो जाएगा। उसी तरीके से कभी अगर R% निकालना है तो R मालूम नहीं है तो T दिया हुआ है। कभी आपको दे देगा कि T मालूम नहीं होगा, R का वैल्यू दे देगा। कभी कभी R और T दोनों देगा, कुछ उसमें अमाउंट की बात करेगा। तो जो भी पूछेगा सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पर बनेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले तो प्रिंसिपल को मान लेते हैं। तो लेट P बी द प्रिंसिपल एट एनी टाइम T। कोई टाइम T है उस पर प्रिंसिपल जो भी है इंस्टेंट प्रिंसिपल उसका वैल्यू P है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रॉब्लम, आपको जो प्रॉब्लम दिया गया है इसमें क्या दिया गया है कि प्रिंसिपल का चेंज रेट जो है या रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कितना परसेंट है, तो 5%। और 5% किसका होगा, तो इंटरेस्ट जब भी आप चार्ज करेंगे तो प्रिंसिपल पर करें तो हम लिख सकते हैं कि dp/dt, P का चेंज रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो कितना है, R% ऑफ P होगा। तो आप जानते हैं कि परसेंट का मतलब होता है कि डिवाइड करना है हमको 100 से, यानी R% का मतलब क्या हुआ कि R/100। तो R/100 इंटू किसका, तो हमेशा वो प्रिंसिपल का होगा। तो R/100 इंटू P। तो अब आप अगर यहाँ पर फिक्स रेट जैसे क्वेश्चन में आपको मिलेगा, एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में भी आगे मिल जाएगा जैसे 5% रेट, तो यहाँ 5/100 इंटू P कर लेंगे। 10% है तो 10/100 इंटू P कर लेंगे, कटा लेंगे, जितना आएगा वो होगा। तो dp/dt का वैल्यू कितना आ गया, R इंटू P बाई में 100। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये P और ये P कटा नहीं देना है, क्योंकि ये P में dp लिखा हुआ है और यहाँ पर केवल P है। तो अब हम लोगों के पास एक डिफरेंशियल के टर्म में इक्वेशन मिला। अब इसको हम लोग अगर वेरिएबल सेपरेबल मेथड में सिंपल है, P को आप अलग कर सकते हैं क्योंकि डिफरेंशियल इसमें dp है और dt है, बाकी है सब तो कांस्टेंट या वेरिएबल हैं। तो आप आसानी से अलग अलग कर सकते हैं। तो हम ले लेते हैं कि dp/p कर लिए तो dt इधर आ जाएगा, यानी R/100 इंटू dt। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, सॉल्व करना है इसको। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो dp/p का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ R/100 इंटू dt। dp/p का हो जाएगा log p। मोड p लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रिंसिपल अंडरस्टूड है कि माइनस कभी होगा ही नहीं। तो log p का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ R/100 तो आपका कांस्टेंट है और dt का इंटीग्रेशन होता है t। तो R इंटू t/100 प्लस एक कांस्टेंट ले लिए C1। C1 क्या है, तो इंटीग्रल कांस्टेंट है यहाँ पर। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो P अगर हम लेंगे तो यहाँ तो आपको अंडरस्टूड है कि यहाँ P log P का मतलब कि यहाँ पर E है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि P का वैल्यू, इक्वेशन को छोटा करना है, log हटा देते हैं, log बाद में ज़रूरत होगी तो लगाएंगे, log में करेंगे तो हो सकता है कि कहीं आपको प्रॉब्लम करे। तो हम इसको सिंपल में कर लेते हैं, इंडेक्स फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो P इक्वल्स टू हो जाएगा E का पावर इतना, क्योंकि आप लॉग में इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं कि लॉग में जो बेस होता है
और जिसका निकालना होता है तो उसका पावर यही होता है। यानी जैसे मान लीजिए कि आपको कहा जाए कि log 100 बेस 10, तो इसका मतलब क्या है कि 10 का पावर कितना देंगे कि 100 आएगा। तो आप जानते हैं कि 10 का पावर 2 देने पर 100 आता है, तो हम 2 लिखेंगे। तो उसी तरीके से अगर इसको हम पावर नोटेशन में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, 2 का पावर, यहाँ जो बेस है इस बेस को रखेंगे और इसका पावर इतना देने पर हमको ये नंबर आ जाना चाहिए, ये नंबर। तो वही चीज़ है कि log ई बेस है, पी का वैल्यू इतना आ रहा है, तो इसका मतलब इस बेस का इतना पावर लगाएंगे तो हमारा पी मिलेगा। तो पी इक्वल्स टू ई टू द पावर आर टी बाई 100 प्लस C1 हो गया। और आप जानते हैं कि पावर अगर प्लस में हो किसी चीज़ का, तो जैसे ए का पावर m प्लस n हो, तो इसका मतलब कि ए का पावर m इंटू ए का पावर n। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ई का पावर एक बार आर टी बाई 100 और इंटू ई का पावर फिर ये C1। तो अब यहाँ पर ई का पावर आर टी बाई 100 तो आपका वेरिएबल कंटेनिंग टर्म है, और ई का पावर C1 है, तो C1 आपने कांस्टेंट माना है, ई ऑलरेडी है ही, तो हम लोग ई के पावर, ई तो कांस्टेंट है ही, तो ई के पावर कांस्टेंट के पावर कांस्टेंट है, आपका रिजल्ट कुछ भी आएगा कांस्टेंट आएगा, हमने उसको C मान लिया, कैपिटल C। तो अब लिख दिए हैं कि वेयर ई का पावर C1 इक्वल्स टू हो गया C। अब आपको क्या दिया हुआ है कि जब P 0 है स्टार्टिंग पोजीशन में, इनिशियल कंडीशन में आपको दिया है कि प्रिंसिपल 100 रुपीज़ है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अब आप लिखेंगे कि नाउ P इक्वल्स टू 100 रुपीज़ व्हेन T इक्वल्स टू 0। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं इस इक्वेशन में। फाइनली क्या है कि P इक्वल्स टू ई टू द पावर आर टी बाई 100 इंटू सी। तो P के जगह पर 100 लिखेंगे तो ये कितने के बराबर होगा, R इंटू टी के जगह पर 0 बाई 100 प्लस C। तो ये वैल्यू कितना आ गया, तो हमारा R इंटू 0 करेंगे तो है तो पूरा 0 हो गया, तो C का वैल्यू 100 मिल गया, यानी C का वैल्यू 100 आ गया। अब ये आप सोचेंगे कि यहाँ तक हम लोग आए हैं, इसके बाद थोड़ा सा सोच लेते हैं कि आखिर हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज क्यों कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जनरल फार्मूला आप जानते हैं, अगर जनरल फार्मूला में इस टर्म को रखेंगे, जो क्लू दिए गए हैं उसको रखेंगे और उसके बाद बनाना चाहेंगे तो आपसे नहीं बनेगा क्वेश्चन सीधे। तो इसलिए क्योंकि इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है, रेट मालूम नहीं है, टाइम दिया हुआ है, आप उसके कैलकुलेशन करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सिंपल तरीके से कैलकुलेशन करने पर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, और जब हम सिंपल तरीके से कैलकुलेशन में प्रॉब्लम फेस करते हैं तो डिफरेंट टाइप के मैथमेटिकल टूल्स का यूज करते हैं। और उसी सीरीज में आपका लॉग है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, दीज आर मैथमेटिकल टूल्स। तो हम इसका यूज कर रहे हैं। अब P को हम एक इजीली सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेंगे, तब उसमें जो वैल्यू होगा उसको रख करके देखेंगे। और यहाँ पर जब हम ये रखे थे, इसके बाद जब इक्वेशन आया था तो हमको P और T में रिलेशन निकालना था, तो इंटीग्रेट करके ही निकालेंगे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किए। यहाँ पर आपको मिला जनरल इक्वेशन, तो जनरल इक्वेशन में देखो इसमें वेरिएबल ज़्यादा है, C भी जब तक मालूम नहीं है तो आपका एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, T है, R है और उधर P है। तो P को अगर डबल कर भी लेते हैं तो 2P हो जाएगा नून। तो अभी आपका 3 बच रहा है, तो 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत लंबा होगा और उतना आपको क्लू नहीं दिया होगा। तो हम क्या करते हैं कि पहले उसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं, जनरल सॉल्यूशन निकालने के बाद उसको पार्टिकुलराइज करते हैं। तो वही पार्टिकुलराइज करने के लिए जो गिवन कंडीशन है लगाते हैं। तो 100 रुपया प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम 0 है, तो T के जगह पर 0 और P के जगह पर 100 रख करके आपने फाइंड कर लिया कि C इक्वल्स टू 100। अब C का जो भी वैल्यू आया, तो अब जो ओरिजिनल इक्वेशन है हमारा कि P इक्वल्स टू ई टू द पावर आर टी बाई 100 इंटू C, तो हम यहाँ रख सकते हैं कि P इक्वल्स टू ई टू द पावर आर टी बाई 100 इंटू C का वैल्यू ये 100। तो अब इसको सीधा हम लिख सकते हैं कि 100 इंटू ई का पावर आर टी बाई 100। अब हमको दिया हुआ है कि 10 साल के बाद उसका प्रिंसिपल डबल हो जाता है। तो गिवन P इक्वल्स टू, ये प्रिंसिपल तो आपका वेरिएबल वाला है, तो P इक्वल्स टू 2 इंटू 100, पहले 100 रुपी था तो अब 200 हो जाएगा, 3 टाइम्स करता तो 3 इंटू 100 करते, तो 2 इंटू 100 यानी रुपी 200 व्हेन
t इक्वल्स टू 10 ईयर्स। अब इसी में कहीं रेट ईयर निकालना होता तो r का वैल्यू आपको दिया होता, t निकालना है तो ये t r निकालना है तो t दिया हुआ है, t निकालना होता तो r दिया होता, तो t इक्वल्स टू 100। तो अब हम रखेंगे कितना, p के जगह पर 200 और 100 तो आपका ज्यों कहते हैं ई का वैल्यू ज्यों कहते हैं उसका पावर हम कितना दे दिए ई का, तो RT, तो t के जगह पर यही 10 ईयर, तो 10 इंटू r बाई में 100, ये कट कर देते हैं तो क्या हो गया हमारा। और यहाँ भी देखिए 2 जीरो है, 2 जीरो इधर है कट जाएगा, या आप 100 बाई इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर 200 है, ये 100 इधर जाएगा तो 200 बाई 100 करेंगे तो भी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो आपका बच गया क्या, तो केवल 2 बचा। और 2 बचा तो अब 2 इक्वल्स टू कितना हो गया, ई का पावर r बाई 10। और जब 2 का वैल्यू आ गया ई का पावर r बाई 10, तो आप इसको लॉग में आसानी से लिख सकते हैं कि log 2 एट बेस ई इक्वल्स टू कितना होगा, तो ये पावर हो जाएगा r बाई 10, तो log 2 एट बेस ई या नेचुरल log 2 इक्वल्स टू r बाई 100 हो गया। तो r का वैल्यू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो r इक्वल्स टू 10 इंटू log 2, चाहे नेचुरल log 2, जब बेसी होता है तो नेचुरल log या ln बोलते हैं, तो log 2, तो अब यहाँ 10 हो गया। और log 2 का वैल्यू आपको बुक में दिया हुआ है 0.6931, तो जो दिया हो वही वैल्यू यूज करना है। तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 6.931, ये हमारा r का वैल्यू हो गया। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि r कितना है और टर्म में दिया हुआ है कि r%, तो r% दिया हुआ है तो एक्चुअल r का वैल्यू हमारा होगा 6.931। आंसर में आपको दे दिया है कि r का वैल्यू क्वेश्चन में पूछ रहा है, और वहाँ दे दिया है कि 6.931%, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको रेट को कॉमन मान करके दे दिया है। लेकिन आप पर्टिकुलराइज अगर उसको देखते हैं स्पेसिफिक रूप में तो r का वैल्यू कितना हुआ, तो 6.931 नॉट %, और तब रेट पूछा जाएगा, तो इसीलिए हमने लिखा है कि r इक्वल्स टू 6.931 और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है r% पर ईयर, यानी r% पर एनम, तो रेट हो गया r% पर एनम, यानी r का ये वैल्यू पुट कीजिए तो 6.931% पर एनम। तो ये आपका सॉल्यूशन होगा। अब इसी टाइप के क्वेश्चन में सारा प्रोसेस यही रहेगा, r का अगर कांस्टेंट वैल्यू दिया रहता है आप इसमें पुट करते हैं यहाँ पर, चाहे इस स्टेप में, तो वहाँ आपको t वेरिएबल मिलता है, t का वैल्यू सेम इसी प्रोसेस से निकाल लेते। अगर t और r दिए रहते तो फिर p का वैल्यू नहीं मालूम होता तो आप p का वैल्यू भी निकाल सकते थे। तो इस तरीके से आप प्रोसेस करके इसके बाकी इस टाइप पर इंटरेस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको बना लेंगे। अब इसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ये 21 नंबर, कि इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, r% के जगह 5% दिया हुआ है। एन अमाउंट ऑफ 1000 इज डिपोजिटेड विद दिस बैंक, तो आपका इनिशियल अमाउंट जहाँ पर 100 दिया हुआ था वहाँ पर 1000 हो गया। हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स, तो अब देखिए 10 ईयर के बाद कितना होगा, तो t का वैल्यू भी आपको दिया हुआ है 10 ईयर, अब 5% यहाँ दिया हुआ है, सारा यहाँ पर 1000 दिया हुआ है, तो ये सारा कैलकुलेशन आप करते जाएंगे, तो कैलकुलेशन करने के बाद आपको वहाँ पर p का वैल्यू निकल जाएगा। हम लोग उसको भी देख ही लेते हैं इसी टाइप से। तो आइए देख लेते हैं 21 नंबर। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 21 में दिया हुआ था कि जैसे इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, an amount of rupees 1000 is deposited with the bank, how much will it worth after 10 years, given e to the power 0.5 equals to 1.648। तो अब इसमें आपको 5% दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग वही बात लिखेंगे जस्ट सेम एज 20 कि लेट p बी द प्रिंसिपल एट एनी टाइम t अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रॉब्लम dp बाई dt इक्वल्स टू 5% दिया हुआ है। उसमें r% दिया हुआ था तो r/100 लिखते हैं, 5% दिया है तो 5/100 इंटू p, इसको कटा सकते हैं तो यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 1,
तो dp/dt का वैल्यू कितना हो जाएगा, p/20। अब p/20 हो गया तो आराम से वेरिएबल सेपरेबल के माध्यम से इसको इधर और इसको इधर कर सकते हैं। तो dp/p इक्वल्स टू 1/20 इंटू dt हो गया। इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dp/p इक्वल्स टू 1/20 कॉमन बाहर निकाल दीजिए कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो अब वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू तो हो जाएगा log p इक्वल्स टू 1/20 या इंटू डी टी का टी होगा तो हम डायरेक्ट लिख दें t/20 प्लस एक कांस्टेंट लगा लेते हैं c1। तो हम p का वैल्यू क्या लिखेंगे, यहाँ तो बेस e है तो p का वैल्यू हो जाएगा e⁻t/20 प्लस c1। अब यहाँ पर पावर प्लस है तो इंटू में होता है तो आप लिख सकते हैं कि p इक्वल्स टू e⁻t/20 इंटू e⁻c1। और e का पावर जब c1 लिखेंगे तो e तो कांस्टेंट है, c1 भी आपने कांस्टेंट माना है तो ये पूरा कांस्टेंट होगा तो आपने उसको कैपिटल C से डिनोट कर दिया। तो फाइनली p का वैल्यू कितना हुआ, e⁻t/20 इंटू c। तो अब हमको दिया गया है कि जब t आपका 0 है, इनिशियल में तो t 0 होता है, तो उस कंडीशन में p आपका दिया है कि 1000। तो 1000 लिख रहे गिवन p इक्वल्स टू ₹1000 एट t इक्वल्स टू 0। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए तो 1000 इक्वल्स टू e⁻0/20 होगा क्योंकि t का वैल्यू यहाँ पर 0 दिया हुआ है। तो 0/20 इंटू c। तो आप अब देखिए यहाँ e का पावर 0/20 है ना, तो 0/20 का मतलब 0, तो e का पावर 0 हो गया। तो आप जानते हैं कि कोई भी नॉन जीरो का पावर अगर 0 दिए थे तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो ये पूरा टर्म मिल करके 1 हो गया। 1 में c से मल्टीप्लाई करेंगे तो c होगा, यानी 1000 इक्वल्स टू c हो गया। तो आपका वैल्यू क्या मिला, c इक्वल्स टू 1000। तो इसमें c का वैल्यू मिल गया इसमें। तो जब c का वैल्यू मिल गया तो यहाँ पर आप रख सकते हैं कि p इक्वल्स टू e⁻t/20 इंटू c। यहाँ लिखा गया है वही कि p इक्वल्स टू e⁻t/20 इंटू c का वैल्यू 1000। तो अब इसमें दो ही वेरिएबल, इसको सीधा कर लीजिए तो p इक्वल्स टू 1000 इंटू e⁻t/20। तो अब इसमें तो आपका मेन अननोन तो t है और इधर p है, तो t दिया रहेगा तो p निकल जाएगा, p दिया रहेगा तो t निकल जाएगा। हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 ईयर्स के बाद उसका वैल्यू कितना होगा। तो पुटिंग t इक्वल्स टू 10 years we get p इक्वल्स टू 1000 इंटू e का पावर, t के जगह 10 लिखेंगे तो 10/20। तो ये 0 और ये 0 कट जाएगा तो क्या हो गया 1000 इंटू e⁻1/2, और 1/2 को आप 1000 इंटू e का पावर 0.5 लिख सकते हैं। 0.5 हमने इसलिए लिखा कि बुक के में अंदर दिया गया है आपको e⁻0.5 का वैल्यू, तो हम उस पैटर्न में ला दिए 0.5 लिख दिए। अब ये 1000 और e⁻0.5 का वैल्यू आपको दिया गया है 1.648, तो ये रख दिए। इसके बाद सिंपल मल्टीप्लाई कर दिए तो 1648 आया, ये p का वैल्यू आया। तो p का वैल्यू आया और कितने दिन टाइम पर आया, तो 10 ईयर के बाद। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिक्वायर्ड अमाउंट आफ्टर 10 ईयर्स, तो इक्वल्स टू हो गया ₹1648। अब ये कैलकुलस के माध्यम से डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके आप निकाल लिया आसानी से। अगर सेम क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक में दे दिया जाए या जनरल तरीके से दे दिया जाए कि निकालिए कि p का वैल्यू कितना होगा, तो पावर आप 10 ईयर्स के लिए जब 10 करेंगे, जैसे अमाउंट में होता है ना कि a इक्वल्स टू p इंटू 1 + r/100 का पावर n, तो 2 ईयर 3 ईयर का होता है तो आप आराम से निकाल लेते हैं। लेकिन जब उसी फार्मूला में आप फिट करेंगे कि p का वैल्यू 1000, इसके बाद 1 + r का वैल्यू दिया है 5/100 और टोटल पावर 10 करेंगे, तो जब पावर 10 करेंगे तो पावर 10 सीधे रूप में आप नहीं निकाल पाएंगे, गुना करते रह जाएंगे, मल्टीप्लाई करते रह जाएंगे, बहुत टाइम टेकिंग होगा। इस तरह से आप चले तो एक केवल e का पावर 0.5 का वैल्यू नोन है, दिया हुआ है, उसके बाद सारा कैलकुलेशन आप आसानी से कर लिए। तो इसी टाइप का एक एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन 22 नंबर भी है बैक्टीरिया, वो भी बनेगा इसी टाइप से, लेकिन हिंट के तौर पर हम उसको देख लेते हैं और उसके बाद 1-2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बाकी जो CBSE के और भी बुक्स हैं, जैसे आपके ये RS अग्रवाल का बुक है या कोई अगर साइड बुक बनाते हैं तो उसमें अधिक प्रॉब्लम मिलेंगे। मेथड सबका यही है,
तो आप मेथड का यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। जितने प्रॉब्लम मिलते हैं उसका हम लोग इसका 22 नंबर क्वेश्चन लास्टली देख लेते हैं। अब देखिए 9.4 में हम लोग देखे हुए हैं, क्वेश्चन को देख रहे हैं कि ये दिया हुआ है आपको 22 नंबर क्वेश्चन में कि in a culture the bacteria count is 1 lakh, the number is increased by 10% in 2 hours. In how many hours will the count reach to 2 lakh if the rate of growth of bacteria is proportional to the number present? तो इसमें दिया हुआ है कि हर 2 घंटे पर 10% बढ़ रहे हैं बैक्टीरिया। शुरू में उनका 1 लाख है, तो कितने टाइम के बाद उनका 2 लाख हो जाएगा, यही आपको नंबर निकालना है। और दिया हुआ है कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया जो है वो प्रोपोर्शनल टू नंबर प्रेजेंट है। तो आप इसमें मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया बी n एट टाइम t टाइम कोई है, उस पर हमने मान लिया कि उसका नंबर n है। तो देन क्वेश्चन के अनुसार क्या कर रहा है कि इसका ग्रोथ रेट यानी dn/dt प्रोपोर्शनल है n के। तो जब आप लिखेंगे कि dn/dt प्रोपोर्शनल टू n, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको इक्वल में लिखेंगे तो यहाँ पर कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो हमने k कांस्टेंट लगा लिया, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। तो लिख सकते हैं कि dn/dt इक्वल टू k इंटू n। तो यानी अब वेरिएबल सेपरेबल में कर सकते हैं कि dn/n इक्वल टू k इंटू dt हो गया। आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dn/n इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू dt, इंटीग्रेट करने पर इसका आएगा dx/x की तरह हो गया। तो log n और इक्वल टू k कांस्टेंट है, dt का t होगा तो kt या प्लस c, ये आपका एक मिल गया इक्वेशन। अब इस क्या देखते हैं कि हमको शुरू में दिया है कि 1 लाख है, चूँकि हमको इसमें से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हटाना है। फाइनली हमको इसको लेकर के जाना है किस रूप में, तो n के रूप में मिल जाए और t के रूप में मिल जाए। तो हम लोग n का देख रहे हैं कि 1 लाख दिया हुआ है, t इक्वल टू 0 इनिशियली। तो अब इसमें पुट करेंगे तो log 1 लाख इक्वल टू k इंटू टी का वैल्यू 0 इक्वल प्लस c। तो ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो गया, यानी c का वैल्यू कितना हो गया, तो log 1 लाख। तो अब हम लिख सकते हैं इसी फार्मूला में कि log n इक्वल टू के टी, आप प्लस c का वैल्यू ये रख दीजिए log 1 लाख। तो ये वाला c का वैल्यू यहाँ पर हम रख दिए, तो ये आ गया। अब दिया हुआ है दूसरा कंडीशन कि 10% इंक्रीज करता है 2 आवर में। तो 10% इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ कि 1 लाख अगर पहले है तो 2 घंटा में 10% बढ़ेगा, यानी 10,000 बढ़ेगा। तो टोटल बैक्टीरिया कितना हो जाएगा, तो 1 लाख पहले से है या 10,000 में यानी 10% बढ़ गया, तो 1,10,000 हो गया। तो उसी को हमने डायरेक्ट लिखा कि n इक्वल टू 1,10,000 एट t इक्वल टू 2 आवर्स। तो अब फिर इसी में लिखेंगे तो log 1,10,000 इक्वल टू, अब की t के जगह पर 2 रखेंगे तो kt का वैल्यू क्या हो जाएगा 2k प्लस log 1 लाख। अब log को एक साइड में लेकर चले आते हैं तो हो जाएगा हमारा कि 2k इक्वल टू log 1,10,000 माइनस log 1 लाख। आप जानते हैं कि log में माइनस होता है तो log m/n होता है, और इस k का वैल्यू निकालना है तो 2 को इधर लेकर आएंगे तो 1/2 हो गया, और log 1,10,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख। तो यहाँ पर 4 0 है, इस 4 0 को काट सकते हैं, तो 1/2 log 1.1 भी लिख सकते हैं या 11/10 भी लिख सकते हैं। हमने सिंप्लीफाइड रूप में लिख दिया, पॉइंट में लिखने में कम जगह की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम जब k का वैल्यू भी मिल गया तो अब फिर क्या लिख सकते हैं कि log n इक्वल टू k का वैल्यू आ गया है अब हमारा 1/2 log 1.1। तो हम लिख सकते हैं कि 1/2 log 1.1 इंटू टी अब प्लस log इतना। तो वही बात हमने लिख दिया कि log n इक्वल टू 1/2 इंटू log 1.1 इंटू टी अब प्लस log 1 लाख। अब हमको दिया है फाइनली, ये हमारा अब इस क्वेश्चन में
एकमात्र यहाँ टी मिल गया वेरिएबल और एक यहाँ एन मिल गया, यानी टी के अनुसार एन वेरी कर रहा है, यही मिल गया। अब हमको एन दिया रहता तो टी निकाल लेते, टी दिया हुआ है तो एन निकाल लेंगे। तो टी का वैल्यू पूछ रहा है, एन हमको दिया है कि अब वो 2 लाख कितने समय में हो जाएंगे। तो एन हम 2 लाख लिखेंगे, तो log 2 लाख इक्वल्स टू 1/2, या आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो t/2 हो जाएगा इंटू log 1.1 और प्लस log 1 लाख। तो अब फिर log को इधर लेकर चले आते हैं, तो log 2 लाख माइनस log 1 लाख इक्वल्स टू t/2 इंटू log 1.1। तो अब इसको फिर वही माइनस है, तो log 2 लाख बाई 1 लाख, तो ये पूरा काट दीजिए, 0 से 0 कट गया। तो अब कट गया तो क्या बचेगा, log 2 यहाँ बच जाएगा t/2 और log यहाँ 1.1 बचा। तो अब हम लोग t का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, ये डिवाइड करेगा, यानी t का वैल्यू 2 log 2 इंटू डिवाइडेड बाई log 1.1। तो अब t का वैल्यू जब निकल गया तो हमारा रिक्वायर्ड टाइम कितना हुआ, तो 2 log 2 बाई log 1.1 आवर्स। और इसे 1.1 आवर्स लिखिए, या आपके आंसर बुक में आंसर दिया हुआ है वहाँ पर, उसको फ्रैक्शन के रूप में, तो आप वो भी लिख सकते हैं कि 2 log 2 बाई log 11/10। तो आप 11/10 लिखिए चाहे 1.1 लिखिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और इस तरीके से इसका हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्व करने में वेरिएबल सेपरेबल मेथड वाला जो एक्सरसाइज था उसको कंप्लीट किए। और आप डिफरेंट बुक से इसका एक्सरसाइज बना लीजिए। जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो तो प्रीवियस वीडियो सारे कंटिन्यूटी में दिए गए हैं, तो सारे कंटिन्यूअस वीडियो में जहाँ भी आपको दिक्कत हो जिस स्टेप में, आप उसके रिलेटेड वीडियो को देख लीजिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ पर हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी लगभग आपको 2 वीडियो में, अगर संभव होगा तो 1 वीडियो में या 2 वीडियो में हम देने का प्रयास करेंगे। चूँकि उसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होता है, तो उसका वेट कीजिए। हम लोग 1 से 2 दिन के अंदर उसको भी पोस्ट करेंगे, और उसके बाद लास्ट में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तब तक आप इस वीडियो को, इतने टॉपिक को देख करके उसका प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से बनाइए और इन्जॉय कीजिए स्टडी का। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।